रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को अब 3 साल पूरे हो चुके हैं और इस दौरान रूस ने एक और बड़ा हवाई हमला कर दिया है, जिसे एक साल का सबसे ज्यादा बड़ा ड्रोन हमला कहा जा रहा है। यूक्रेन की एयरफोर्स के मुताबिक रूस ने एक ही रात में करीब 575 ड्रोन और 40 मिसाइलें दागी हैं। ज्यादातर हमले पश्चिमी इलाके में हुए, जो असल में युद्ध के फ्रंट लाइन से बहुत दूर है। अब जरा सोचिए कि ऐसे इलाके को क्यों टारगेट किया गया। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 15 लोग घायल हो गए हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि रूस ने एक बड़े अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को भी अपना निशाना बनाया, जहां कॉफी मशीन जैसी घरेलू चीजें बनती थी। तो सवाल ये है कि क्या रूस ये मैसेज देना क्या चाह रहा है और इसी बीच शांति वार्ता की कोशिशें कहां तक पहुंची है। आइए आसान भाषा में समझते हैं पूरी कहानी। न्यूज 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। रूस ने एक बार फिर हवाई हमला कर दिया है और इस बार यह हमला वाकई बहुत बड़ा है। करीब 575 ड्रोन और 40 मिसाइलें दागी गई हैं। एक रात में इतनी मिसाइलें, भारी संख्या में हमले बहुत कम देखने को मिलते हैं। ये एक साल का रूस का तीसरा सबसे बड़ा ड्रोन अटैक और 8वां सबसे बड़ा मिसाइल अटैक है। यूक्रेन की एयरफोर्स ने कहा है कि इस बार का टारगेट देश के पश्चिमी हिस्से होंगे। अब सवाल ये उठता है कि पश्चिमी इलाकों को निशाना क्यों बनाया गया, जबकि असली युद्ध तो पूर्व और दक्षिण में चल रही है। दरअसल माना जाता है कि पश्चिमी हिस्से में यूक्रेन को मिले विदेशी मदद का ज्यादातर सामान रखा है, जैसे हथियार और अन्य सैन्य उपकरण। स्टोर और ट्रांसपोर्ट भी वहीं होता है, तो शायद रूस सीधा उन सप्लाई लाइनों पर प्रहार करना चाहता है। इस हमले की वजह से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 15 लोग घायल हो गए हैं। शुरुआत में लोगों को लगा कि शायद यह हमला सिर्फ सैन्य ठिकानों पर होगा, लेकिन हकीकत इससे अलग थी। आम इलाकों और सिविलियन जगहों पर भी इसका असर देखने को मिला। इससे साफ है कि रूस का मकसद सिर्फ यूक्रेन की सेना पर प्रहार करना नहीं, बल्कि आम लोगों के बीच डर फैलाना भी है। मिसाइलें और ड्रोन इतनी संख्या में थी जब तक एक साथ गिरते और सुरक्षा सिस्टम भी ओवरलोड हो गया। इसलिए डिफेंस सिस्टम सबको रोक ही नहीं पाया और यही वजह है कि कई जगहों पर धमाके हुए और कई लोग घायल हो गए। इससे साफ है कि रूस लगातार ये संदेश देना चाहता है कि वो अब भी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ रहा है और बातचीत के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है। आपको बता दें कि इस बार की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि रूस ने एक बड़े अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को भी अपना निशाना बनाया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री का कहना है कि ये कंपनी घरेलू सामान जैसे कॉफी मशीन वगैरह बनाती है, यानी कोई हथियार बनाने वाली जगह भी नहीं थी, बल्कि आम लोगों के काम आने वाली चीजें बनाने वाला एक कारखाना था। इसे टारगेट करके रूस ने साफ तौर पर मैसेज दिया है कि वो यूक्रेन से नहीं, बल्कि उसके सहयोगियों से भी लड़ रहा है। रूस बार बार ये दिखाना चाहता है कि अमेरिका और उसके साथी देशों का जो सपोर्ट यूक्रेन को मिल रहा है वो महंगा पड़ेगा। इसलिए अमेरिकी बिजनेस को टारगेट करना रूस की एक स्ट्रैटेजिक चाल भी हो सकती है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि रूस ऐसे हमले कर रहा है जैसे कि दुनिया में कुछ बदला ही ना हो। उनका मतलब था कि अमेरिका और यूरोप जहां शांति वार्ता की बात कर रहे हैं, वहीं रूस उस दिशा में बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि रूस ने कई क्रूज मिसाइलें सिर्फ एक घरेलू कंपनी पर खर्च कर दी है, जो दिखाता है कि रूस का मकसद सिर्फ आतंक फैलाना है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि रूस पर और कड़े प्रतिबंध यानी बैन लगाए जाएं, ताकि उसे मजबूर किया जा सके कि वो बातचीत की मेज पर आए। उनके मुताबिक अब वक्त आ गया है कि दुनिया सिर्फ निंदा न करे, बल्कि सख्त कदम उठाए। अब बात करते हैं शांति वार्ता की। अमेरिका की अगुवाई में हाल ही में फिर से कोशिशें हुई हैं कि इस जंग को खत्म किया जाए। 3 साल से चल रहे इस युद्ध ने लाखों जिंदगियां प्रभावित की है और यूरोप की सुरक्षा को भी हिला के रख दिया है। अब अमेरिका और यूरोप मिलकर कोशिश में लगे हैं कि कोई समझौता हो जाए। ज़ेलेंस्की खुद भी यही चाहते हैं और उन्होंने ये भी कहा था कि आने वाले 7 से 10 दिनों में क्लियर हो जाएगा कि उनके सहयोगी देश कितनी सुरक्षा गारंटी देने को तैयार है। उसी आधार पर वो पहली बार सीधे रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलने को तैयार हैं। आपको बता दें कि अमेरिका, रूस और यूक्रेन तीनों नेताओं के बीच भी बात हो सकती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या रूस वास्तव में शांति चाहता है। ज़ेलेंस्की ने कह दिया है कि उन्हें अपने देश के लिए आर्टिकल 5 जैसी सुरक्षा गारंटी चाहिए। आर्टिकल 5 दरअसल नाटो का वो प्रावधान है जिसमें अगर एक सदस्य पर हमला होता है तो उसे पूरे नाटो देश पर हमला माना जाता है, यानी सारे देश मिलकर बचाव करते हैं। यूक्रेन नाटो का हिस्सा नहीं है, लेकिन ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि अमेरिका और यूरोप उनके लिए कुछ वैसा ही ढांचा बनाए। अमेरिका से हाल ही में पॉजिटिव सिग्नल मिला है और ट्रंप ने भी सुरक्षा गारंटी पर बातचीत के लिए हामी भरी है। अगर ऐसा होता है तो कई अन्य देश भी आगे आएंगे और यूक्रेन की मदद करेंगे। मतलब आने वाले समय में यूक्रेन के लिए सुरक्षा का बड़ा जाल तैयार हो सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति और अब फिर से सक्रिय हो चुके डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरी प्रक्रिया में दिलचस्पी दिखाई है। ज़ेलेंस्की ने बताया कि ट्रंप बातचीत को थोड़ा अलग ढंग से करना चाहते हैं। उनका सुझाव था कि पहले अमेरिका और रूस के बीच बातचीत हो और उसके बाद यूक्रेन को शामिल किया जाए, लेकिन अंत में सभी नेताओं ने इस पर सहमति जताई कि सुरक्षा गारंटी पर पहले फ्रेमवर्क बने, फिर बातचीत की जाए।
इससे ये तो साफ हो गया कि अमेरिका इस बार पिछली बार की तरह हिचकिचा नहीं रहा, बल्कि थोड़ा और सक्रिय रोल निभा रहा है। यूक्रेन को अब उम्मीद है कि अमेरिका की मौजूदगी से रूस पर दबाव बढ़ेगा और शायद पुतिन बातचीत के लिए मजबूर हो जाएं। यूरोप के कई देश पहले से ही यूक्रेन का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अब जब अमेरिका खुलकर सामने आया है तो बाकी यूरोपीय देशों के लिए भी दबाव बढ़ गया है। जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन ने पहले ही कह दिया है कि वो यूक्रेन को सुरक्षा और सैन्य मदद देंगे, लेकिन तुर्की ने भी ये भी कह दिया है कि ब्लैक सी यानी काला सागर की सुरक्षा में मदद किया जाएगा। यूरोप अब धीरे धीरे ब्लॉक के रूप में खड़ा हो रहा है। हालांकि सबकी चिंता ये है कि अगर रूस इस दौरान और हमले करता है तो बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी। लेकिन एक बात साफ है कि जितना ज्यादा रूस हमला करेगा उतना ज्यादा यूरोप और अमेरिका को मजबूर होना पड़ेगा कि वो सख्त कदम उठाए। रूस की तरफ से विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कह दिया है कि किसी भी तरह की सुरक्षा व्यवस्था में अगर रूस को शामिल नहीं किया गया तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। उनका कहना है कि बिना रूस के आप यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी तय नहीं कर सकते। रूस का साफ संदेश है कि अगर दुनिया ने हमें नजरअंदाज किया तो हम और सख्त रुख अपनाएंगे। असल में रूस ने यह जताना शुरू कर दिया है कि वो सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं बल्कि ग्लोबल पावर है और उसके हितों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये बयान दिखाता है कि रूस अब अपनी शर्तों पर ही बातचीत करना चाहता है। जिसके बाद सवाल ये है कि रूस ने इस बार पश्चिमी यूक्रेन को निशाना क्यों बनाया। असल में पश्चिमी इलाका सीधा युद्ध के मैदान से बहुत दूर है, यहाँ लड़ाई नहीं हो रही, लेकिन यहीं पर यूक्रेन को जो विदेशी मदद मिलती है जैसे हथियार, दवाइयाँ और तकनीकी सपोर्ट, सब यहीं से मैनेज किया जाता है। और यही वजह है कि रूस ने यहाँ हमला करके सीधा मैसेज दे दिया है कि वो सप्लाई लाइनों को खत्म करना चाहता है। और अगर पश्चिमी इलाकों को लगातार टारगेट किया गया तो यूक्रेन को मदद पहुंचाना और भी मुश्किल हो सकता है। और शायद रूस का स्ट्रैटेजिक प्लान यही है। इतने बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल अटैक का मतलब सिर्फ सैन्य नुकसान नहीं, इसका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ सकता है। जब एक रात में सैकड़ों ड्रोन आसमान से गिरे तो लोग डर के साए में जीते हैं। बच्चे हो, महिलाएं और बुजुर्ग लगातार धमाकों की आवाज सुनते हैं और यही दबाव रूस बनाना चाहता है। सिविलियन इलाकों को टारगेट करके रूस ने साबित करना चाहता है कि कहीं भी कोई भी सुरक्षित नहीं। इस तरह का डर बनाकर रूस सोचता है कि शायद लोग सरकार पर दबाव डालें कि वो बातचीत में आगे आए, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नहीं दिख रहा। अब आपको जेलेंस्की के बारे में बताएं तो जेलेंस्की ने हाल ही में ट्रंप से मुलाकात भी की थी। इस मीटिंग में उन्होंने ट्रंप को यूक्रेन के ईस्टर्न इलाकों का महत्व समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेनी सेना यहाँ से पीछे हटती है तो रूस सीधे खार्किव तक पहुंच सकता है। उन्होंने ट्रंप को नक्शे पर दिखाया कि अगर फ्रंटलाइन पर कब्जा हुआ तो यूक्रेन का आधा औद्योगिक इलाका खतरे में पड़ सकता है। जेलेंस्की का मकसद था ट्रंप को यकीन दिलाना कि यूक्रेन पीछे नहीं हट सकता और अमेरिका को मजबूती के साथ खड़ा होना होगा। जेलेंस्की बार बार कह रहे हैं कि अगर रूस बातचीत से इनकार करता है तो अमेरिका और यूरोप को तुरंत सख्त कदम उठाने चाहिए। इसमें नए बैन और ज्यादा टैक्स और रूस की अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रहार शामिल है। उनका कहना है कि रूस को सिर्फ युद्ध के मैदान पर ही नहीं बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी हराना बहुत जरूरी है। अभी तक कई देशों ने रूस पर बैन लगाए हैं, लेकिन रूस फिर से जंग जारी रखे हुए है। इसलिए जेलेंस्की चाहते हैं कि दबाव और बढ़े। उनके हिसाब से तभी पुतिन बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर होंगे। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि रूस अभी भी बड़े पैमाने पर हमला कर रहे हैं, चाहे वो ड्रोन हो या फिर मिसाइलें। यूक्रेन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से उम्मीद लगाए बैठा है कि अमेरिका और यूरोप मिलकर उसकी सुरक्षा की गारंटी देंगे। ट्रंप की दिलचस्पी और यूरोप का सपोर्ट यूक्रेन के लिए सकारात्मक संकेत है, लेकिन रूस अभी भी शर्तों पर अड़ा हुआ है। ऐसे में असली सवाल यह है कि क्या आने वाले दिनों में शांति वार्ता शुरू होगी या फिर युद्ध और लंबा चलेगा। और ये जो नया मामला हुआ है वो एक बार फिर दिखाता है कि जंग का कोई भी मोर्चा फिलहाल ठंडा नहीं पड़ा है। अब आखिर में रूस यूक्रेन जंग में एक सिर्फ बातचीत की कोशिशें हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ मिसाइलें और ड्रोन लगातार गिरते जा रहे हैं, जिसके बाद सवाल ये उठने लगा है कि क्या दुनिया इस जंग को खत्म करने के लिए और सख्ती दिखाएगी या फिर ये लड़ाई आने वाले सालों तक खिंचती जाएगी। फिलहाल इतना तय है कि रूस ने ये साबित कर दिया है कि वो पीछे हटने वाला नहीं है। इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।